friends, good morning. We have learnt about legal issues of IT law in last lecture. Then now we will see about online payment. How many ways for online payment, how to online pay bills, and something about the fund transfer, e-wallet. So now we will see the last concept of this chapter, पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के कितने रास्ते हमारे पास है, कौन कौन सा कंसेप्ट है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सब इस पॉइंट में डिस्कशन किया गया है। तो आप सब ये वीडियो ये लेक्चर को ध्यान से समझिएगा और टेक्स्ट बुक जो है वो पास रखिएगा, क्योंकि उनमें से ही ये सब हेडिंग्स जो आप बोर्ड में देख रहे हो उनमें से ही लिए गए हैं। तो अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आपको जो है वो इजी पड़ेगा थोड़ा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे बोर्ड पर जो कंसेप्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट मेथड बाय कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेमेंट कार्ड्स नाउ। अब बैंक में सभी लोगों के यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट जो है वो अब खुलने लगे हैं। काफ़ी नेसेसरी ये बात होने लगी है कि आपका बैंक में अकाउंट हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि हम देख रहे हैं जब से कोरोना वर्ल्ड में एंटर हुआ है तभी से ऑनलाइन पेमेंट ने जो स्पीड जो है वो पकड़ी है। वो कभी भी जगह जाओ, छोटी मोटी दुकान पे जाओ या फिर बड़े से बड़े शोरूम मॉल्स में जाओ, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। अब सब्जी बेचने वाले भी वो बारकोड रखते हैं जिससे हम गूगल पे और पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट का जो इम्पोर्टेंस आजकल बढ़ता जा रहा है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है। तो आपको शायद आप फेमिलियर ही होगे उससे या फिर नहीं होगे तो आप हो जाएंगे, और आपको समझने में भी ये पॉइंट ईजी पड़ेगी और मजा आएगा, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। मैं थोड़ी क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में बात करूंगा। आपकी टेक्स्ट बुक में भी क्रेडिट कार्ड का बहुत कुछ डिटेल दिया गया है, क्योंकि ये सभी जो ऑनलाइन पेमेंट है इसमें ये कंसेप्ट जो है क्रेडिट कार्ड का, ये थोड़ा अटपटा कंसेप्ट है और समझने वाला कंसेप्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कितने रास्ते हैं हमारे पास जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। तो पहला रास्ता जो है कार्ड्स, जो बैंक में हमारा अकाउंट है तो हमारे पास कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या फिर स्मार्ट कार्ड्स, चार्ज कार्ड, ये वगैरह ऑनलाइन पेमेंट से अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है पेमेंट कार्ड, इसमें क्रेडिट कार्ड्स की। तो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन तो ये दे सकता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो भी आप एटीएम से जो आपको लिमिट मिली है क्रेडिट कार्ड में, आपके ट्रांजैक्शन को देख के ये बैंक वाले जो है वो लिमिट आपको देते हैं कि आप 40,000 50,000 पेमेंट विड्रॉ कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो। जैसा आपका ट्रांजैक्शन, जिसका बड़ा ट्रांजैक्शन उसके पास बड़ी लिमिट होती है, 1,00,000 2,00,000 में भी लिमिट हो सकती है। तो आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे ये आपको लिमिट देते हैं कि आप इस लिमिट तक, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हो कभी भी टाइम, और फिर जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक आपको चुकाना पड़ता है उसको। तो ऐसी चीज है कि हमें पता है कि अगली 5 तारीख को हमारे अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले हैं, लेकिन आज 25 तारीख हुई है पिछले महीने की, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमें कुछ अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी और इंस्टेंटली हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसकी जो भी डेट आए चुकाने के लिए तो तब तक हमारे अकाउंट में पैसे अगर आ गए हो तो वो ऑटो डेबिट हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ये हम किसी के पास से उधार लेते हैं, ऐसा ही कंसेप्ट है। हम बैंक से उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम बैंक से उधार ले सकते हैं अगर हमारे अकाउंट में नहीं हो तो एक फायदा भी है, अगर आप उसका मिस यूज करो तो गैर फायदा भी है, क्योंकि आप उनका जो मिस यूज डे बाय डे अगर करोगे, काफी इतनी भी जरूरत ना होने पर भी उनका यूज करोगे तो अभी आपका सर पे बिल का बोझ चढ़ जाएगा और वो ब्याज पर ब्याज लगाते ही रहेंगे, और आप एक दिन जो है वो इतने सारे जो क्या ब्याज पे अगर आप आ गए कि आप चुका ना पाओ तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अगर आप इनका सदुपयोग करो तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड जो है, इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं हो तो भी आपको जो लिमिट मिली है क्रेडिट कार्ड के साथ वो लिमिट तक आप पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हो।
और कई सारी ऑफर्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे होती है। आप अमेजोन प्राइम ही देख लो। आप इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लॉकडाउन में सब इस पे अटैक किया होगा। तो अमेजोन प्राइम में फर्स्ट मंथ जो फ्री देते हैं वो कंपलसरी क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड है क्यों, वाई नॉट अदर कार्ड्स? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और ईएमआई सिस्टम भी हम क्रेडिट कार्ड से पहले कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड तो अब आया, डेबिट कार्ड से तो अभी ईएमआई सिस्टम चालू हुआ, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पहले से ईएमआई सिस्टम जो ऑनलाइन परचेस हम कोई भी प्रोडक्ट करते थे तो ईएमआई सिस्टम जो क्रेडिट कार्ड से करवा सकते थे। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो ये हम ईएमआई नहीं करवा सकते। और काफ़ी सारे कैशबैक, काफ़ी सारी ऑफर्स, काफ़ी सारे जो कोई भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो क्रेडिट कार्ड की वजह से हमें मिलते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है अगर हम उनका सही रास्ते पे उपयोग करें तो। और अब मुझे जो समझाना है क्रेडिट कार्ड में नेसेसरी जो है कंसेप्ट वो ये दो बैंक के बारे में, इश्यूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक। तो इश्यूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक क्या है? क्रेडिट कार्ड हमको जो बैंक प्रोवाइड करती है उस बैंक को इश्यूइंग बैंक बोलते हैं। अभी आप बोलोगे मेरा तो HDFC का क्रेडिट कार्ड है, मेरा तो एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है, मेरा तो BOB का क्रेडिट कार्ड है। सभी बैंक जो है वो इश्यूइंग बैंक के साथ कोलैबोरेटेड होती है। और इश्यूइंग बैंक जो है वो एक क्राइम अपने जो RBI जो है RBI से जुड़ी हुई बैंक है, सेंट्रली जो है वो वर्क करती है। सभी बैंक का क्रेडिट कार्ड की जो प्रोसेस है वो इश्यूइंग बैंक करती है। कोई भी बैंक हो उसकी क्रेडिट कार्ड की प्रोसेस जो है वो इश्यूइंग बैंक करती है। तो इश्यूइंग बैंक जो है वो कस्टमर से जुड़ी है, वो हमको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी, हमको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी। और ये दूसरी जो बैंक है एक्वायरिंग बैंक। तो एक्वायरिंग बैंक जो है, तो एक्वायरिंग बैंक जो है वो मर्चेंट, व्यापारी, यानी कि हम जिससे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो व्यापारी को दिलासा देती है कि ये कस्टमर जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है पैसे चुकाने के लिए, ये क्रेडिट कार्ड वैलिड है, डोंट वरी, आप उससे पेमेंट कर लो। तो ये मर्चेंट से जुड़ी हुई है एक्वायरिंग बैंक। अब मैं आपको सीधा एग्जांपल देके समझाता हूँ इश्यूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक की मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है। तो आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट में से ऑनलाइन मोबाइल जो है वो परचेस किया, ऑर्डर किया, ठीक है। तो ऑर्डर बाय नाउ मैंने ऑप्शन दिया, फिर मुझे एक पेमेंट गेटवे आता है जिसमें मुझे पेमेंट, तो पेमेंट गेटवे जो आता है, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे जो आता है उसमें मैं क्या एंटर करता हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का जो नंबर है वो, और क्रेडिट कार्ड के पीछे का 3 कीवर्ड जो है वो, और पिन नंबर वो मुझसे पूछेंगे तो पिन नंबर, ये सब वगैरह क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करूंगा। क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करूंगा तो मेरी जो लिमिट है, तो पहले वो कौन चेक करेगा? एक्वायरिंग बैंक जो है वो चेक करेगा, क्योंकि एक्वायरिंग बैंक, पहले मैं एक्वायरिंग बैंक आपको समझाता हूँ। एक्वायरिंग बैंक जो है मैंने जो भी एंटर किए क्रेडिट कार्ड के नंबर, उसके पिन नंबर, और फिर मैंने पे का ऑप्शन दिया, तो ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, लास्ट डेट, लास्ट वैलिड डेट जो है, या फिर पिन नंबर है, जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मैंने एंटर की है वो पेमेंट गेटवे से सीधा कहाँ जाएगी? एक्वायरिंग बैंक के पास। एक्वायरिंग बैंक चेक करेगी मेरा वैलिडेशन कि इस कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की है, तो इस कस्टमर का क्या क्रेडिट कार्ड वैलिड है, वो पेमेंट करने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर मैं एप्लीकेबल हूं तो वो तुरंत मर्चेंट के अकाउंट में वो बैंक जो है वो पैसे डाल देगी और हमारे पास मैसेज आएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। आपको समझ में आया? अगर एक्वायरिंग बैंक ने जान लिया गेटवे, हम जो पेमेंट कर से सीधा सबमिट देते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करके सबमिट देते हैं, वो सीधा पेमेंट गेटवे हमारी डिटेल कहाँ पे सेंड करता है? पेमेंट एक्वायरिंग बैंक के पास। एक्वायरिंग बैंक ने वैलिडेशन चेक किया और वैलिड निकला हमारा कार्ड, तो सीधा वो मनी ट्रांसफर हमारी बैंक से, हमारे अकाउंट बैंक से, हमारे इश्यूइंग बैंक से, हमारे इश्यूइंग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमें कौन प्रोवाइड करता है? इश्यूइंग बैंक।
तो इश्यूइंग बैंक से वो एक्वायरिंग बैंक है वो सीधा ट्रांजैक्शन कहाँ पे करेगा, मर्चेंट के अकाउंट में। इसलिए हमारे अकाउंट से कौन जुड़ा है, इश्यूइंग बैंक। ठीक है, हमारे अकाउंट से इश्यूइंग बैंक जुड़ा है। अगर हमने सोच लो लास्ट डेट हमारी जो हुई उनसे गलत डाली तो इश्यूइंग बैंक ही हमें रॉन्ग जो है वो दे देगी और मैसेज आ जाएगा कि योर लास्ट डेट इज एक्सपायर नाउ, सो यू कांट पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, ऐसा मैसेज आ जाएगा। हमने अगर गलत डिटेल डाली तो सीधा वो मैसेज हमको आ जाएगा, वो हमें इश्यूइंग बैंक मैसेज देगा क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा है। वो हमको बोलेगा कि ऐसा मत करो, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो पहले मैसेज हमें दे देता है। लेकिन सभी सही एंटर किया तो फिर इश्यूइंग बैंक जो है वो हमारा डेटा सीधा एक्वायरिंग बैंक के पास जो है वो सेंड करता है और एक्वायरिंग बैंक सब कुछ चेक करके वो सभी डेटा जो है वो सभी मनी जो है वो जो भी पेमेंट हमने किया है क्रेडिट कार्ड से वो मनी सीधा ट्रांसफर करेगी मर्चेंट के अकाउंट से। तो एक्वायरिंग बैंक जो है वो मर्चेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है और इश्यूइंग बैंक जो है वो हमारे कस्टमर अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कौन करता है, इश्यूइंग बैंक। और मर्चेंट को कौन दिलासा देता है कि आपका कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो वैलिड है, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड एक्सेप्ट द पेमेंट मेथड फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। तो ये एक्वायरिंग बैंक और इश्यूइंग बैंक आपको पता चल गया होगा। ज्यादा डिटेल ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है तो आप ध्यान से उसको पढ़िएगा। फिर बात करते हैं डेबिट कार्ड्स। तो डेबिट कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड जिसको हम बोलते हैं, एटीएम कार्ड से वो ज्यादा पहचाना जाता है। तो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या, क्रेडिट कार्ड में अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो तो भी हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं हो सकता। डेबिट कार्ड में कंपलसरी वी हैव टू सम बैलेंस इन आवर अकाउंट। हमारे पास जो भी बैलेंस जो भी हम कैश विड्रॉ करना चाहते हैं वो बैलेंस हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, तभी हम एटीएम कार्ड से डेबिट कार्ड से जो है वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ सिंपल बस ये एक ही है, अगर हमें बैंक में चेक से पेमेंट चेक से विड्रॉ करने पड़ना नहीं जाना पड़ता, फिर हमें कोई स्लिप भर के पेमेंट करने नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो इजीली एटीएम से हम वो ट्रांजैक्शन करके हमारा कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि उतनी बैलेंस हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। उसके अलावा डेबिट कार्ड से हम कई सारी स्टेटमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से चेक कर सकते हैं, एटीएम में जाके ई स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं, या फिर अपना फोन नंबर या फिर चेकबुक के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ये सभी वगैरह डेबिट कार्ड से जो प्रोसेस हम बैंक में बिना जाए कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में सिर्फ इतना ही है। और उसके बाद स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड का थोड़ा एडवांस वर्जन है। स्मार्ट कार्ड जो है वो एक बार हमने अगर सोच लो मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस की ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से और मैंने एक बार डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर की पेमेंट गेटवे में, पेमेंट करने के लिए 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर, 3 डिजिट का कीवर्ड और पिन नंबर वगैरह वगैरह सब डेबिट कार्ड की डिटेल मैंने एक बार एंटर कर ली फ्लिपकार्ट में वो पेमेंट गेटवे में, और फिर दूसरी बार अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहूँ तो फिर से मुझे डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा, ये 16 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला। लेकिन स्मार्ट कार्ड अगर मैं यूज करता हूं तो एक बार मैंने जिस पेमेंट गेटवे पे मेरा डिटेल एंटर किया तो दूसरी बार वो पेमेंट गेटवे मेरा स्मार्ट कार्ड का जो डिटेल है वो याद, स्मार्ट कार्ड जो है वो मेरा पेमेंट गेटवे को याद रखेगा। पेमेंट गेटवे मेरे स्मार्ट कार्ड को नहीं, लेकिन मेरा स्मार्ट कार्ड सेम पेमेंट गेटवे को याद रखेगा और वो हमको ऐसा एहसास दिलाएगा कि इस पेमेंट गेटवे पे आप मुझसे एक बार पेमेंट कर चुके हो। स्मार्ट कार्ड ऐसा हमको मैसेज देगा। इसलिए हम जब हम एक ही कीवर्ड डालेंगे तो 16 डिजिट ऑटोमेटिक आ जाएंगे स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड के पास थोड़ी मेमोरी है, वो याद रख सकता है हमारा जो पास्ट जो डिटेल हमने जिसमें डाली है, तो किस में पास्ट डिटेल हमने एंटर की है, तो वो स्मार्ट कार्ड याद रख सकता है। डेबिट कार्ड नहीं याद रख सकता। डेबिट कार्ड में हमें जो जितनी भी बार हम पेमेंट करें उतनी बार उनकी डिटेल डालनी पड़ती है, लेकिन स्मार्ट कार्ड है एक बार हमने जिसमें भी पेमेंट किया फिर से हम उसी गेटवे पर अगर स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो स्मार्ट कार्ड ही जो है वो हमारी वो पेमेंट गेटवे को याद रखता है और हमारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है फिलअप हो जाती है। ये थोड़ा अनसिक्योर भी हो सकता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड का यही एक इंक्रीज्ड फीचर है डेबिट कार्ड से कि वो डेबिट कार्ड से ज्यादा थोड़ा याद रखता है, वो डिटेल थोड़ी स्टोर करता है।
डेबिट कार्ड से थोड़ी ज़्यादा डिटेल स्टोर करता है, हमारा नाम, एड्रेस, ये सभी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो स्मार्ट कार्ड में है, डेबिट कार्ड में नहीं है। उसके बाद चार्ज कार्ड, तो चार्ज कार्ड जो है वो लिमिटेड जियोग्राफिकल प्लेस के लिए अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई भी मॉल में आप फूड जोन में जाओगे तो आप अगर गए होगे, नहीं गए होगे तो मैं आपको बोलता हूँ आप किसी बड़े मॉल में जाइएगा। मैं आपको सूरत के एक मॉल का एग्जांपल देता हूँ, वीआर मॉल। मैं वीआर मॉल में गया था। वीआर मॉल में लास्ट टाइम जब भी गया था तभी की बात कर रहा हूँ, 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले जब मैं वीआर मॉल में गया था तो ऊपर फूड जोन में मैं गया, तो कोई भी फूड मैं परचेस कर रहा था तो बोले आपके पास कार्ड है? मैं एकदम कौन सा कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? दोनों है मेरे पास। नहीं, चार्ज कार्ड ही क्या, यहाँ पे आपको कटवाना पड़ेगा, फिर चार्ज कार्ड से ही पेमेंट होगा। तो मैं वो मैं कहाँ जाके कटाऊँ, कि वो सामने काउंटर है। तो उसी जियोग्राफिकल प्लेस पे उनके काउंटर होते हैं, उसके लिए बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे चार्ज कार्ड जो है वो वैलिड होता है वहाँ पे ही चार्ज कार्ड वो निकलवाने की सिस्टम होती है। तो मैं सामने काउंटर पे गया और मैंने बोला चार्ज कार्ड निकलना है क्या? हाँ, आपको कितने का चार्ज कार्ड निकलना है? जितने का निकलना है उतना मुझे कैश दो। तो मैंने बोला ये लो 1500 रुपये, 1500 रुपये का चार्ज कार्ड मुझे दो। तो उन्होंने 1500 रुपये कार्ड में इनबिल्ड करके मुझे दे दिए। अब मुझे 1500 रुपये तक जो भी खाना है, वहाँ पे जो भी गेम जोन है, जो भी खेलना है, तो मुझे कैश नहीं, ये कार्ड देना है। ठीक है, तो कार्ड में जब तक 1500 रुपये मेरे खर्च नहीं हो जाते तब तक मैं ये कार्ड यूज कर सकता हूँ। और वो भी लिमिटेशन होती है, अगर ये कार्ड 1 घंटे तक ही चलता है, 2 घंटे तक ही चलता है, या फिर 2 दिन तक, जितनी आपको उस कार्ड में ऑफर हो उतनी वैलिडिटी मिलती है। तो अगर मेरा 1500 रुपये खत्म हो गए तो मुझे फिर से वो कार्ड चार्ज करवाने जाना पड़ेगा, फिर से कैश देना पड़ेगा जितना मुझे जरूर है, तो उतना वो फिर से रिचार्ज करके वो कार्ड देगा। वन टाइप्स ऑफ रिचार्ज मेथड, जैसे हम फोन में रिचार्ज कराते हैं वो कार्ड में रिचार्ज करवाना पड़ता है और फिर कार्ड से पेमेंट, उसको बोलते हैं चार्ज कार्ड। सिर्फ उनमें हम चार्ज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवे में नेट बैंकिंग सिलेक्ट करो तो नेट बैंकिंग में बैंक खुद पेमेंट गेटवे बन के आपके सामने आ जाएगी। बैंक खुद का पेमेंट गेटवे आपको भेजेगी अगर नेट बैंकिंग आप सिलेक्ट करते हो पेमेंट के लिए। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर हमारा कोई बैलेंस कट गया और टिकट बुकिंग ना हुई और पेमेंट मेथड हमने नेट बैंकिंग यूज किया तो बैंक पर हम क्लेम कर सकते हैं। बैंक खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि ये कस्टमर ने तो हमारे बैंक से ही पेमेंट किया है और उनका पैसा कट हो गया है, कोई टिकट बुकिंग नहीं हुई, कोई उसको परचेस ऑर्डर जो है वो कंफर्म नहीं हुआ और पैसे कट गए, तो बैंक खुद आपको रिफंड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप क्लेम करने के लिए एप्लीकेबल हो बैंक पे। लेकिन अदर पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखते हो आप और किसी भी गेटवे पे आप इनकी डिटेल डाल के पेमेंट करते हो, अगर पैसे कट गए और आपकी काम नहीं हुआ तो कोई बैंक जवाबदार नहीं है। वो पेमेंट गेटवे अगर फेक निकला तो आपकी क्रेडिट कार्ड भी शेयर हो जाएगी डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल भी शेयर हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। और बहुत ज्यादा थोड़ा कम सिक्योर है, लेकिन ये नेट बैंकिंग स्ट्रांग है तो इनकी सिक्योरिटी ज्यादा है। तो मैं आपको मेरा पर्सनली ओपिनियन देता हूँ, जो भी आप पेमेंट करना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग का ही यूज करें, नेट बैंकिंग से ही आप पेमेंट करें अगर आपको पूरा पे करना हो। ठीक है, अगर ईएमआई करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंप्लीट पेमेंट करना हो तो डेबिट कार्ड के अलावा नेट बैंकिंग ही सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड है जिसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेट बैंकिंग का फायदा यह है कि आप जो भी काम बैंक में जाके कर सकते हो वो बिना बैंक में जाए आप कर सकते हो। आप लोन के बारे में जान सकते हो, अगर आपकी लोन की ऑफर है तो आपको नेट बैंकिंग में दिखाई देगी और वहां से ही प्रोसेस करके आप घर बैठे बैठे लोन ले सकते हो, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे। और फिर आप जो रिकरेंट डिपॉजिट करवाना चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हो, फंड ट्रांसफर करवाना चाहते हो, ये सभी जो है वो नेट बैंकिंग से आपका काम हो जाएगा।
आपको बैंक में जाने की अब जरूरत नहीं, आरटीजीएस कर सकते हो, वन अकाउंट टू अदर अकाउंट में आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो ये सभी काम जो है वो इजीली घर बैठे बैठे हो जाता है। सभी बिल पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, सभी बुकिंग्स वगैरह आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आपका स्टेटमेंट जो है आपको जितना चाहिए उनका मिल जाएगा नेट बैंकिंग से, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और सभी डिटेल्स जो भी आपको लगे, आप जो भी काम करने के लिए बैंक में जाओगे वो नेट बैंकिंग से आप बिना बैंक जाए हो जाएगा। इसलिए हमारा पेट्रोल डीजल बचेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो है कम टाइम में हमें ज्यादा वर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छा में अच्छा कंसेप्ट नेट बैंकिंग का है। अगर मैं ये सभी में फर्स्ट प्रायोरिटी दूं तो नेट बैंकिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसका मैं एग्जांपल आपको सिर्फ इजीली दूंगा, आप समझ जाएंगे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पेटीएम, गूगल पे, आरटीजीएस, पेटीएम, गूगल पे और आरटीजीएस बराबर। आरटीजीएस यानी कि नेट बैंकिंग से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लेकिन गूगल पे जो है वो आपको सबको पता है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिस आपके अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। और आपको जो भी पैसे आपको सेंड करने हो सामने वाले के पास गूगल पे होना चाहिए। अगर वो आपके साथ नहीं है तो, किसी और देश में, किसी और राज्य में, किसी और शहर में है, तो उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए और वो फ़ोन नंबर उसकी बैंक से जुड़ा होना चाहिए और उसके पास गूगल पे होना चाहिए। दोनों के पास अगर गूगल पे हो तो आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आपके सामने कोई है तो उसके पास वो बारकोड स्कैन करके आप, अब हम वही कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वो बारकोड का जो है वो पेड लगाया जाता है और वहाँ पे हम अपना पेटीएम या फिर भीम पे, यूपे या फिर गूगल पे से बारकोड स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं। तो ये सब हुआ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के एग्जांपल्स। पेटीएम से करते हो आप, गूगल पे से करते हो, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हो ऑनलाइन पेमेंट, तो ये सब फंड ट्रांसफर हुआ। उसके बाद है ई वॉलेट। तो ई वॉलेट कई सारी एप्लीकेशन जो है वो सपोर्ट करती है ई वॉलेट। तो ई वॉलेट क्या है कि पेटीएम बेस्ट एग्जांपल है। पेटीएम के पास ई वॉलेट है, तो पेटीएम से मान लो आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया और आपको कैशबैक मिला 30 रुपये, 30 रुपये का कैशबैक मिला आपको, तो वो 30 रुपये आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे, उनके ई वॉलेट में रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप 50 रुपये का रिचार्ज करते हो तो वो 30 रुपये माइनस होकर आपको सिर्फ 20 रुपीज ही आपके कट होता है, ठीक है, उनके पास ही ई वॉलेट में रहेंगे। कैशबैक बहुत सारे मिलते हैं लेकिन वो कैशबैक अपने पास ही रखता है। और हम नेक्स्ट टाइम अगर कोई चीज पेटीएम से परचेस करते हैं तो वो उसके वॉलेट में जो भी अमाउंट पड़ी हुई होती है हमारी कैशबैक की, वो माइनस हो जाती है और उनके ऊपर का जो है वही हमें चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ई वॉलेट जो है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो है पेमेंट गेटवे की, ये ई वॉलेट का फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज में भी ई वॉलेट है, ठीक है। पेटीएम में है, वैसे फ्री चार्ज में भी ई वॉलेट है। तो वो कई सारी एप्लीकेशन अपने वॉलेट में जो है वो कैशबैक हमें देती है और फिर हम नेक्स्ट टाइम जो भी परचेस करते हैं तो वो वॉलेट में जो पड़े हैं हमारे पैसे वो माइनस करके हमको ऊपर का जो चार्ज बाकी है वही देना पड़ता है। इसलिए बहुत फायदा इनमें भी होता है ई वॉलेट का। उसके बाद है रुपे। रुपे जो है वो डेबिट कार्ड की तरह ही है, लेकिन डेबिट कार्ड जो है पहले रुपे था, अब वीजा मास्टर कार्ड आ गए। वीजा मास्टर कार्ड का इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन का हमको परमिशन देता है। इंटरनेशनल लेवल से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन रुपे जो है वो सिर्फ इस देश तक ही लिमिटेड है। रुपे काफी सारे पेमेंट गेटवे में आप देखोगे कि रुपे का जिक्र नहीं किया होगा, सिर्फ मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, ये दोनों से ही आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी हो वो मास्टर या वीजा होना चाहिए। रुपए अगर हो तो कोई पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो नेशनल लेवल पे ही लिमिटेड है रुपए। खास करके ज्यादा खेडूत लोग है, फार्मर लोग है, तो उनको सरकार जो है वो ये कार्ड प्रोवाइड करती है रुपए, ताकि वो अपने देश की जो बियारण है जो परचेस करे, वो काफी सारी ऑफर्स भी उनको मिलती है रुपए में। तो रुपए का एक साइड बेनिफिट भी है और एक साइड ये ड्रॉबैक भी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क नहीं करता, इसलिए उनकी ज्यादा डिमांड नहीं है जितनी मास्टर और वीजा कार्ड की है। तो ये चैप्टर में हमने ये सब कंसेप्ट देखे, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, ये 4 और 5 चैप्टर जो है वो हम काफी सारे फेमिलियर थे हम उस चैप्टर से, सभी कंसेप्ट से। और ये चैप्टर जो है वो आज हम कंप्लीट करते हैं, साथ साथ हमारा ये लेक्चर भी आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। तो आप चैप्टर नंबर 4 और 5
ध्यान से पढ़ना, और इफ़ यू एनी कंसेप्ट नेसेसरी टू रीड देन प्लीज़ डू अंडरलाइन। आप जो भी कंसेप्ट आपको ज़रूरी लगे तो आप उनमें अंडरलाइन करना। तो तब तक हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 6 को लेके आएंगे। 4 और 5 आप ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन करना और समझना, ठीक है? ओके।